तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िया लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, ख़बरें वही दिल दहला देने वाली अगर मशरिक़ वुस्ता, गज़ा और ज़ालिम दहशतगर्द इसराइल की बात करें। भूखों पर खाने के लिए, इमदाद हासिल करने के लिए जमा होने वाले सैकड़ों फ़िलिस्तीनियों का खूनी कत्लेआम किया है जालिम दहशतगर्द दरिंदों ने, सहयूनी आदमखोरों ने। मैं ना ये मंज़र आपको दिखा सकता हूँ, ना बयां कर सकता हूँ। आप एक एक चीज़ की झलक देखेंगे तो आप हैरत ज़दा रह जाएंगे। आज जुमेरात की सुबह गज़ा के मगरिब और जुनूब में क़ियामत से पहले क़ियामत मची है। एक आदमी तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि जो लोग कई दिनों से भूखे प्यासे हैं और कहीं से कुछ इमदाद पहुंच जाए, उसके इंतज़ार में एक जगह पर इकट्ठा हो चुके हैं कि यहाँ अब कोई ना कोई गाड़ी पहुंचेगी और उनके लिए कोई खाना मिल जाएगा, पेट बुझाने के लिए कोई ना कोई, पेट की भूख बुझाने के लिए मिल जाएगी। लेकिन अचानक उन पर ऐसा हमला करता है जालिम दरिंदे सहयूनी आदमखोर, इन कुत्तों ने, इन जहन्नमी सहयूनी खिंजीरों ने, कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। ऐसे भयानक वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया पर आए हैं कि जिसको देख करके कमज़ोर दिल वाला जो है अपनी सांस लेना भूल जाए। गज़ा के मगरिब में वाक़े अर-रशीद स्ट्रीट पर आज सुबह के वक्त हज़ारों शहरी इमदादी ट्रकों के इंतज़ार में जमा थे। इसराइली फ़ौज ने, टैंकों ने शहरियों को शेलिंग और गोलियों का निशाना बनाया, जिसके नतीजे में दर्जनों फ़िलिस्तीनी शहरी शहीद और ज़ख्मी हुए और फिर कम से कम 150 फ़िलिस्तीनी शहीद, 1000 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। अब आप अंदाज़ा लगाएं ये तादाद को कहाँ पहुँचाया जाएगा ज़ख्मी नौजवानों को। 150 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी जिसमें बच्चे वगैरह शामिल हैं, उनको कहाँ दफनाया जाएगा? क्या हाल होगा वहाँ पर, वो कैसा ख़तरनाक मंज़र होगा। कत्लेआम में जो लोग जिंदा बचे हुए हैं उन्होंने साफ और वाज़ेह तौर पर कहा कि फ़ौज ने, टैंकों ने उन्हें बराह रास्त गोलों और गोलियों से निशाना बनाया। उनको पता है कि ये निहत्ते हैं, उनका इस जंग से कोई लेना देना नहीं। इस वहशियाना गोलाबारी का जो निशाना बनाया गया है, अब तक भी जैसे हॉस्पिटल्स पर हमला करके ज़ख्मियों को मार देता है, ये दरिंदा, सहयूनी दरिंदे, ये सहयूनी जहन्नमी खिंजीरी नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले ये इसराइली फ़ौजी कुत्ते स्कूलों को जो निशाना बना रहे हैं, बच्चों को जो निशाना बना रहे हैं, ख़वातीन को जो निशाना बना रहे हैं, भूखे प्यासों को इस वक्त जो निशाना, और जितने बड़े पैमाने पर बना रहे हैं, आप अंदाज़ा लगा। जाहिर सी बात है कि इसका नतीजा क्या निकल रहा है।
जैसे कि आपने अभी 2 दिन पहले देखा, एक अमरीकी फौजी भी इसको इस वक्त बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। वो इंसानियत सोच इस मजालिम को देखकर कि उसका दिल इस दुनिया में रहने का मन ही नहीं करता और जाकर के खुदसूसी कर लेता है। और इस वक्त इस्राईली फौजी में अल्लाह का अजाब नाजिल है। ये इस कदर नफ्सियाती मरीज बन चुके हैं और इस कदर इस वक्त जो है ये इनकी अपनी ही जिंदगी से तंग आ चुके हैं कि इस वक्त जो मुसद्दिका रिपोर्ट आई है, बल्कि इस्राईली काबिज जालिम फौज ने खुद इस बात का इंकिशाफ किया है कि इसकी सफ़ों में 30,000 फौजियों को नफ्सियाती परेशानियों का सामना है। मतलब यह है कि वो डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं, उनको पता नहीं कि क्या करना है। वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। गजा की पट्टी में 7 अक्टूबर को शुरू होने वाली जंग के बाद हजारों इस्राएली फौजियों को नफ्सियाती मुआयने के अमल से गुजरना पड़ा। काबिज फौज आर्मी के जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक 1,703 फौजी अफसरान को बाकायदा नफ्सियाती इलाज के लिए अस्पतालों में दाखिल करना पड़ा। काबिज फौज ने गजा की पट्टी में जंग शुरू होने के बाद जहनी सेहत के मरकज के क़याम का ऐलान किया था। बाकायदा हॉस्पिटल बनाया गया इस तरह के जहनी मरीज, इन सहयूनी दरिंदे कुत्तों की जो फौज में शामिल हैं उनका इलाज किया जा सके। और इस ब्रेक में खुद मरकज ने बयान किया है कि मरीज को मुआयने के लिए आने वाले फौजियों की तादाद 30,000 से ज्यादा तजावुज कर चुकी है। ये तो वो तादाद है जो इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है, कबूल किया है। तो अंदरूनी सतह पर इन फौजियों की क्या सूरत हाल है और अल्लाह का किस कदर अजाब इन लोगों पर इस वक्त मुसल्लत हो चुका है, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर सिर्फ नफ्सियाती मरीज होने की इतनी बड़ी तादाद है तो मुजाहिदीन के हाथों में जहन्नम वासिल होने वाले जहन्नमी कुत्तों की कितनी बड़ी तादाद होगी, ज़ख्मियों की कितनी बड़ी तादाद होगी। और ख़ुद जिस तरह से ये बारहा ये बावर कराने की कोशिश कर रहा है कि हम कानूनी इसके फ़लाँ इलाक़े में फ़लाँ जुनूब में नई बस्तियाँ बसाने की कोशिश करेंगे, हकीकत में ये है कि इस वक्त जितनी भी इसराइली तिल अबीब में मौजूद थी या जितने भी इसराइली इलाकों में मौजूद थे, वे 75% इसराइली छोड़ करके जा चुके हैं। इसराइली हुकूमत को सबसे पहले जो पहले से यहां मौजूद थे उनको वापस बसाना होगा, फिर उसके बाद नई इसराइलियों को लाकर के बसाने के बारे में सोचना होगा। लेकिन दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए हम फलां जगह बस्तियां बनाएंगे, फलां जगह बस्तियां बनाएंगे कहकर कि यूरोपियन ममालिक के अक्सर अखबारात में शाये करके अपनी जो शिकस्त है उसको दूसरा रंग देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अंदरूनी सतह पर इसके फौजी भी नफ्सियाती शिकार होकर के अल्लाह के अजाब में मुब्तला हो चुके हैं। तो वहीं पर नाज़रीन गिरामी गुज़िश्ता 5 महीने होने को आ रहे हैं, कोई नतीजा बरामद ना होने की सूरत में ये निहत्ते भूखे फ़िलिस्तीनियों का कत्लेआम कर रहा है। उसको समझ में नहीं जा रहा है कि क्या करें, लेकिन दुनिया को तो दिखाना है कि हम जीत रहे हैं। किस तरह जीत रहे हैं? मासूम बच्चियों को मार करके, जो भूखे प्यासे, जो शिद्दत से इंतजार में हैं कि कोई रोटी का टुकड़ा उनको मिल जाए, उन मासूम फिलिस्तीनों को मार मार करके पूरी दुनिया में अपनी ताकत का मुजाहरा करना चाहता है। लेकिन पूरी दुनिया इस वक्त इसराइल से इस कदर नफरत कर रही है कि खुद उसके फौजी उसको को छोड़कर जा रहे हैं। खुद इसराइली जो यहूदी हैं, नॉर्मल यहूदी, वो सहनियत के ख़िलाफ़ जो है इस वक्त पूरी तरह से एहतजाज दर्ज कर रहे हैं। ये वहाँ की ज़मीनी हकीकत है नाज़रीन गिरामी। यही वजह है कि एक और ताज़ा फ़ैसला आज आया। आप देखें, इसराइली चैनल 12 ने इत्तला दी है इस बात की कि वार कैप्टेंट ने वज़ीर बराए कौमी सलामती ईतमार बिन गोयर से मस्जिद से मुतालिक इख्तियारात वापस ले लिए हैं।
बिन गोयर ने इससे कबल मुतालबा किया था कि रमज़ान के महीने के दौरान फ़िलिस्तीनियों को मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोका जाए। ये वो खबीस था जिसके जो है इंतहा पसंद, सबके सब पूरी कौम इंतहा पसंद है, कौम पूरी दहशतगर्द है। लेकिन उसके वजीर ने एक्स प्लेटफॉर्म ट्विटर पर अपने अकाउंट में कहा कि हम कतरा नहीं मोल ले सकते। फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों से मुसलमानों को मस्जिद अक्सा में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। तो उसके बाद जो है वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू जालिम दहशतगर्द इस वज़ीर आज़म ने कहा है कि रमज़ान के करीब आते गज़ा जंग इसराइल के रफ़ा पर हमला करने पर इसरार की रोशनी में ख़त्म होने वाली नहीं है, यह अमल कई माह तक लग सकता है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, इस वक्त जो है ये जो दहशतगर्द वज़ीर था उसको अब जो है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो मामूर किया गया था उसको निकाल बाहर कर दिया गया है और पूरे इख्तियारात इससे वापस लिए गए हैं वज़ीर बिन गोयर से। इससे देखना है कि क्या सूरत हाल इस वक्त भयानक बनती है। लेकिन नाज़रीन गिरामी, आज सुबह जो हमले हुए हैं भूखे प्यासे फ़िलिस्तीनियों पर, वो नाकाबिले दीद हैं, नाकाबिले बयां है। आइए नाज़रीन गिरामी, कुछ मकामी ख़बरों की जानिब नज़र कर लेते हैं। टाडा अदालत ने 1993 के बम धमाकों के मुलजिम अब्दुल करीम को जो है बरी कर दिया है। अब अंदाज़ा लगाएं, अब ये तो खबरें आपने देखी होंगी, बड़े पैमाने पर पेश भी की जा रही हैं। राजस्थान के अजमेर की टाडा अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि अब्दुल करीम के खिलाफ कोई सबूत नहीं पाया गया। 31 साल बगैर किसी जुर्म के जेल के अंदर रख करके उनकी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी गई, तब जाकर के अदालत कहती है कि हमने इनके खिलाफ किसी भी तरह का सबूत नहीं मिला। अब सबूत मिलने या ना मिलने से आप तो वैसे भी 31 साल की सजा दी जा चुकी है। अब ये 31 साल कौन वापस करेगा? टाडा अदालत के जज महावीर प्रसाद गुप्ता ने इस मामले में जहां अब्दुल करीम को बरी कर दिया, वहीं दो मुलजिमान इरफान और हमीदुद्दीन को मुजरिम करार दिया और दोनों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। इसके अलावा मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद नसरुद्दीन और मोहम्मद ज़हीरुद्दीन को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। आपको मालूम होना चाहिए कि अब्दुल करीम को सन 2013 में नेपाल की सरहद से हिरासत में लिया गया था और 1993 में हैदराबाद, कानपुर, लखनऊ, सूरत, मुंबई में कुछ ट्रेनों में मुसलसल बम धमाके हुए थे। उन धमाकों का इल्ज़ाम करीम के अलावा इरफान हमीदुद्दीन पर भी आयद किया गया था। उसी की सुनवाई जारी थी। 31 साल बाद उसका फैसला आया भी, तो ये कहते हुए कि कोई सबूत नहीं मिले, तो अब सवाल यह है कि 31 साल अब्दुल करीम के कौन वापस लौटाएगा? क्या इन पुलिस वालों को जो इल्ज़ामात लगा कर के उनको कैद कर दिया गया, उनको इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, हुकूमत कोई मुआवजा ठहराएगी, या फिर ये मामला भी कुछ ऐसे ही चलता रहेगा? नाज़रीन गिरामी, मुसलमानों के खिलाफ फैसला सुनाओ और इनाम पाओ। ऐसे कई इससे पहले भी हमने देखा, किसी को राज्यसभा की सीट मिली, किसी को फलां की सीट मिली, जो बाबरी मस्जिद के सिलसिले में फ़ैसले सुनाने में मामूर किए गए थे, या इस तरह के बहुत सारे फ़ैसले। अब एक ताज़ा मामला भी सामने आया है। इससे भारत के अदलिया सिस्टम का इंतज़ाम किसके हाथ में है, उसका इंसिराम किसके हाथ में, आप अंदाज़ा लगाएं। किसके इशारों पर फैसले होते हैं वो भी आप अंदाज़ा लगाएं। अपनी रिटायरमेंट के आखिरी दिन वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने को हिंदुओं को सौंपे जाने का फैसला देने वाले जज अजय कृष्ण विश्वेश को उत्तर प्रदेश की बीजेपी हुकूमत ने सरकारी यूनिवर्सिटी का लोकपाल मुहतसिब मुकर्रर कर दिया है। लोकपाल का नाम तलबा की बेहतरी के लिए उनके दरमियान तनाज़ात को हल करना है। इस यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन खुद उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ हैं। इसके चेयरपर्सन कौन है? उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ, और उनको उसी यूनिवर्सिटी में लोकपाल यानी मुहतसिब करार देकर के इनाम मिल गया है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि वाराणसी के सिलसिले में अपने रिटायरमेंट के आखिरी मौके पर इंसाफ की धज्जियाँ उड़ाने की क्या ज़रूरत थी, वो यही वजह थी। कहते हुए इस फैसले के सामने आने के बाद जाहिर सी बात है कि लोग तबसरा तो करेंगे और इस पर जो है तनकीद भी करेंगे। नाज़रीन गिरामी, आप कुछ भी कर ले, मुसलमान हैं तो आपकी अच्छाई भी अच्छाई नहीं है।
हमने कल वो मुख्तसर सी खबर दिखाई थी वकील हसन की, जब उत्तरकाशी के सिलकारा टनल में 41 मजदूर फंसे हुए थे और कई दिनों की मशक्कत के बाद भी उन्हें बाहर नहीं निकाला जा सका था, तो ऐसे वक्त में 12 रैट माइनर्स ने इंतहाई समझदारी और मेहनत के साथ उनकी जान बचाई थी। उन 12 रैट माइनर्स में से एक थे वकील हसन। मजदूरों की जान बचाने के बाद सभी रैट माइनर्स के साथ उनकी भी तारीफ हुई, सब उन्हें हीरो का दर्जा दे रहे थे। लेकिन अब इसी हीरो के घर पर डीडी ने बुलडोजर चला दिया और बुलडोजर चलाने की वीडियो हमने कल दिखाई थी। वकील हसन ने डीडीए पर इल्जाम आयद किया कि उसने खजूरी खासवा के श्री राम कॉलोनी में मौजूद उसके घर को मुनहदिम कर दिया। एक वीडियो में रैट माइनर वकील हसन ने अथॉरिटी पर यह भी इल्जाम आयद किया है कि बगैर नोटिस उसका घर गिराया गया। नोटिस पूछे जाने पर उसको उठा करके जो है जेल में बंद कर दिया गया और इसी ब्रेक के दरमियान जो है पूरा उनका घर मुनहदिम कर दिया गया। जिसको हीरो बनाया उसका घर छीन लिया यहां की हुकूमत ने। जिसने अपने भाइयों की जान बचाई उसका घर छीन लिया इस हुकूमत ने। इससे भी ज्यादा और क्या उम्मीद लगा सकते हैं आप यहां की मुतासिब हुकूमतों से, मुतासिब इंतजामिया से, मुसलमानों से दुश्मनी रखने वाले लोगों से। उनकी बीवी ने बयान जारी किया है कि उनके साथ क्या नाइंसाफी हुई वकील हसन साहब की। आप देख लीजिए क्या कह रहे हैं। आगे उन्होंने बच्चों को मारा पीटा, बाहर निकाला और घर तोड़ दिया। मुन्ना कुरैशी को भी अंदर बंद कर दिया, वकील हसन को भी, मेरे बेटे को भी, मेरी बेटी को भी। इन तीनों चारों को ले जाकर थाने में बंद कर दिए और सारा प्लॉट हमारा, ये मेरी नंद बैठी है बड़ी, ये अंदर बैठी हुई थी। अंदर बैठने के बाद भी उन्होंने सारा तोड़ कर, सामान कुछ टूटा हमारा अंदर ही कुछ बाहर। बच्चों के रिजल्ट तक भी नहीं हम निकाल पाए। बच्चों के रिजल्ट भी हमारे अंदर ही, सब उसमें रह गए। अब हम कहाँ जाएंगे? क्या सरकार हमें बताएगी कि हम कहाँ जाएंगे? मेरे हस्बैंड तो हीरो थे उत्तरकाशी के, 41 मजदूरों की जान बचाई थी उन्होंने। सब उन्हें इतना सम्मान दे रहे थे, इतना सम्मान देते, उस सम्मान के बदले आज मेरा मकान ले लिया। मोदी जी कहते हैं हाथ जोड़कर सबका साथ सबका विकास। हमारा विकास कहाँ है? किसे क्या कहें हम? हमारा तो एक टूटा फूटा घर था, कई बार डीडीए वाले आ चुके। तुम्हें पता है अभी 2 महीने पहले मेरा हस्बैंड वहां। नाज़रीन गिरामी, हाल ही में हल्द्वानी में जो तशद्दुद हुआ और क्या कुछ हुआ वो सारी तफसीलात आप लोगों के सामने है। ऐसे में अब्दुल मलिक को जो है एक अहम तरीन मुल्जिम कहते हुए उनके खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। उनकी उम्र है 64 साल। यह मामला पेश आया था 24 फरवरी को अरेस्ट कर लिया गया था। लेकिन मलिक ने साफ और वाज़ेह तौर पर कहा कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो वो हल्द्वानी से 250 किलोमीटर दूर दिल्ली में मौजूद थे। और उनके दावे के मुताबिक इस वक्त एक वीडियो भी सामने आई है जो सीसीटीवी कैमरे में, जो वो अपनी बहन को मिलने के लिए गए थे और वकील को मिलने के लिए गए थे, उस होटल की फुटेज भी सामने आ गई है। अब ये सारी चीज पेश करते हुए पुलिस किस तरह एक तरफा कार्रवाई करती है, अपनी जानिब से किस तरह किसी को भी मास्टरमाइंड कहकर के उनके खिलाफ यूएपीए की केस थोप देती है, कहते हुए इस वक्त मुख्तलिफ अखबारों में अब्दुल मलिक के ऊपर लगाए गए झूठे इल्जामात को लेकर के तबसरे शुरू हो चुके हैं। तो आपको अंदाजा लगा सकते हैं कि जो है खुद साबिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो भारतीय जनता पार्टी के एक लीडर है, उन्होंने भी इस बात का दावा किया है, जिनका होटल है नोएडा में, ने कहा कि 7 और 8 फरवरी को उनके होटल में मौजूद थे और फुटेज बताती है कि वो जो है मुलाकात कर रहे थे अपनी बहन से, अपनी बेटी से। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह की झूठे खबरें लगा करके पुलिस की जानिब से जबरन किसी भी तरह के मुकदमात दायर करके साल हाथ साल तक उनको किस तरह से जो है कैद की सलाखों के पीछे धकेल दिया जाता है और फिर इल्जामात साबित नहीं होते, उनको बेकसूर करके बाहर अदालत लाती है, लेकिन तब तक उनकी जिंदगी का हिस्सा निकल चुका होता है।
जैसे कि अभी हमने अब्दुल करीम के बारे में सुना। 31 साल क्या माने रखते हैं आप, अंदाजा लगाएं। जिंदगी का आधा हिस्सा ही खत्म हो चुका है। अब क्या इस तरह की अदालतों में सबूत पेश करने के बाद अब्दुल मलिक को यूएपीए के तहत जो बुक किया गया है राहत मिलेगी? क्या उत्तराखंड पुलिस जो झूठे हल्द्वानी तशद्दुद में इनके खिलाफ इल्जामात लगाए हैं उस सिलसिले में माफी मांगेगी और केस को वापस लेगी, कहते हुए इस फुटेज के साथ अलग अलग तबसरों के साथ ये तस्वीर भी शेयर की गई है और सीसीटीवी कैमरे में कैद उनकी फुटेज भी। नाज़रीन गिरामी, एक और वीडियो आई आज नागपुर से कि बगैर किसी वजह के किसी का घर गिरा दिया जाता है। यहां 2 नौजवानों की जान ले लेती है कार, उसको 24 घंटे के अंदर बेल मिल जाता है। वजह उसकी यह है कि कार हादसे में मरने वालों का जो ताल्लुक है मुस्लिम समाज से है। यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट तौसीफ खान ने आज एहतिजाज दर्ज किया है नागपुर में, और वजह एहतिजाज दर्ज करने की मोहम्मद हुसैन और आतिफ नामी 2 नौजवान रितिका मलू और मधुरी शारदा के कार की जद में आकर के उन्होंने इनकी कार ने उनको रोन दिया था, जिनकी वजह से उनका इंतकाल हो गया। जिनकी कार से मोहम्मद हुसैन और आतिफ का इंतकाल हुआ हादसे में, उसके खिलाफ मामला दर्ज करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के बजाय इनको 24 घंटे के अंदर अदालत ने जो है जमानत दे दी है। अब मोहम्मद हुसैन और आतिफ के वालिदैन क्या कर रहे हैं, उनके घर वाले क्या कर रहे हैं, उनके बाल बच्चे क्या कर रहे हैं? ये किस तरह का इंसाफ है? ये क्या कुछ हो रहा है? जुल्म पर जुल्म क्यों हो रही है? ये कहते हुए जो है इस एहतिजाज को दर्ज करते हुए मोहम्मद हुसैन और आतिफ को इंसाफ दिलाने के लिए ये जो यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट तौसीफ खान नागपुर में जमा हुए थे और वो इसी सिलसिले में पूरी तफसीलात फराहम कर देते कि हुकूमत इस तरह से नाइंसाफ़ी ना करे और जो इस वक्त जो है हादसे का शिकार हुए हैं उनको मुकम्मल तौर पर इंसाफ दे करके जो खाती हैं गलत जो इस हादसे के असल गुनहगार हैं उनको सलाखों के पीछे डालकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, ये मुतालबा करते हुए मकामी लोगों के साथ उन्होंने एहतिजाज दर्ज किया है। नाज़रीन गिरामी, इंडिया अलायंस जब बना तो इंडिया अलायंस पर हमेशा से इल्ज़ाम लगते रहे हैं कि जिन पार्टियों का ताल्लुक मुसलमानों से है उन पार्टियों को कॉर्नर करने की कोशिशें होती हैं। इंडिया अलायंस उन्हीं पार्टियों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं जो उसकी चापलूसी करे और उसके तलवे चाटे, जो उसके आंखों में आंखें डाल करके बात करता है, वो जो है बीजेपी की बी टीम कह करके उन पार्टियों को दूर करने की कोशिश होती है। आसाम में मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी के साथ भी इंडिया अलायंस का यही रवैया है, तो इधर एमआईएम ओवैसी के पार्टी के साथ भी इंडिया अलायंस का यही रवैया है। इसलिए क्या अब आने वाले आम इंतखाबात में एमआईएम मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में इलेक्शन लड़ने वाली है? क्या उनके साथ जो है इस वक्त इंडिया अलायंस वालों के साथ बात चल रही है? अगर बात की जा रही है तो उनके साथ क्या सौतेला रवैया इख्तियार किया जा रहा है? इस सारी तफसीलात फराहम करने की कोशिशें हुई हैं जनाब आसिम वक़ार के साथ। आसिम वक़ार ने अपने वीडियो में साफ और वाज़ेह तौर पर कहा कि हम कुछ इलाकों में जो है अपने उम्मीदवारों को उतारने की कोशिश कर रहे हैं, इस सिलसिले में बात भी हो रही है, लेकिन हमारे साथ सौतेला सलूक इख्तियार किया जा रहा है। अगर ऐसे ही सूरत हाल रही तो क्या मुसलमान इस बार इंडिया अलायंस के साथ जाएंगे? क्या उसको फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे? ये भी सवाल होता है। ऐसी सूरत हाल में इंडिया अलायंस को जब मुसलमान मजबूत बना रहे हैं, पसमानदा तबका जब मजबूत बना रहे हैं, सेकुलर हिंदू जब उसको मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में जिन पार्टियों की जानिब मुसलमानों का नौजवान तबका का झुकाव बहुत बड़ा है, उन पार्टियों की बात भी माननी चाहिए, ये कहते हुए इस पर तबसरे भी चल रही है। आइए जनाब आसिम वक़ार साहब क्या कर रहे हैं आप इसको खुद सुन लें। मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इंडिया गठबंधन के द्वारा जिस तरह लगातार एआईएमआईएम के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असद ओवैसी साहब से जो नफरत की पराकाष्ठा इंडिया गठबंधन के द्वारा क्रॉस की जा रही है, हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से लगातार विचार विमर्श कर रहे हैं। हमारी 3 राउंड की वार्ता हो चुकी है
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फिरोजाबाद, बदायूं, संभल, मुरादाबाद, अमरोहा, मेरठ और आजमगढ़ हम अपने कैंडिडेट 2024 लोकसभा में इतनी सीटों को उतारने पर विचार कर रहे हैं। बाकी हमारी बातचीत चल रही है, आगे हो सकता हो इन सीटों में और भी इजाफा कुछ सीटों पे किया जाए। आइए अपने ख्वाबों के घरौंदों को बाबरकत बनाते हैं, उनके दीवारों को कुरान की आयात से सजाते हैं। जी हाँ, दिलकश, दीदाज़ेब, रंगीन व खूबसूरत कुरानी आयात से कुंदा तख्तियों से अपने घरों की जीनत को दोबाला करने के लिए हमें मौका फराहम करें। शहर बेंगलुरु के मशहूर व मारूफ अरबी व उर्दू कैलीग्राफी शोरूम में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आप कुरान की किसी भी आयत या अहादीस की कैलीग्राफी के लिए हमें ऑर्डर दे सकते हैं। मुख्तलिफ डिज़ाइन दस्तयाब हैं और आप अपने डिज़ाइन के तहत भी यहाँ ऑर्डर दे सकते हैं। आज ही तशरीफ़ लाएं या इस नंबर पर राब्ता करें या हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। तफसीलात स्क्रीन पर। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।